वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें चैप्टर नंबर 14 या आप लोग जो रिस्पायरेशन चैप्टर है उसके लेक्चर्स देख रहे हैं। तकरीबन ये मेरे ख्याल में 4th लेक्चर होगा इसी सेम प्लेलिस्ट में। सो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग हमने डिस्कस करना है कि हम सांस कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमने ब्रीदिंग को डिफ़ाइन करना है और फिर उसके बाद हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंपेयर करना है और उसके बाद फिर हम डायग्राम डिस्कस करते हैं। बुक में वैसे जो मैकेनिज़्म लिखा है वो अच्छा तो नहीं है, लाइक मज़े का नहीं है। जो एक्चुअल मैकेनिज़्म है उसमें थोड़े से पॉइंट्स और ऐड करने होंगे। मैंने यहाँ तो खैर ऐड नहीं किए क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन एक्चुअल वैसे ये नहीं है जो यहाँ पर बताया गया है, लिखा गया है। इसके अंदर चीज़ें काफ़ी सारी मिसिंग है। ओके, तो सबसे पहले ब्रीदिंग को डिफ़ाइन करते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है? मैंने लिखा है कि ब्रीदिंग इज़ अ फिज़िकल और मैकेनिकल प्रोसेस। इसको या तो हम फिज़िकल प्रोसेस बोलते हैं या मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं। और पिछले लेक्चर्स अगर आप लोगों ने मेरे देखे हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि इसको फिज़िकल या मैकेनिकल प्रोसेस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें मसल मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। कुछ मसल्स है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो मूव हो रहे होते हैं, तभी इसको मैकेनिकल या फिज़िकल प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा डिस्कस किया है कि इट टेक्स प्लेस इन एनिमल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग प्रोसेस आप लोग याद रखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि ब्रीदिंग प्लांट्स में नहीं होता। मैंने पहले भी बोला है कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में होता है लेकिन ब्रीदिंग नहीं होता। एनिमल्स में क्यों अकर होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए? इसी की मदद से एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है। आगे मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज ड्रॉन इनटू लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द लंग्स। ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट से इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसको हम क्या करते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम इन्वायरमेंट की तरफ जो है वो पुश कर रहे होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब आप लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि मैकेनिकल प्रोसेस है, फिज़िकल प्रोसेस है, और मैंने बोला इसमें मसल मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। तो कौन से मसल्स इसमें मूवमेंट करते हैं, कैसे करते हैं? तो लिखा है कि 2 तरह के मसल्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। एक को हम बोलते हैं डायफ्राम और दूसरे को हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स दोनों ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ यू नीड टू रिमेंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया कि डायफ्राम अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है, ये स्केलेटल मसल होता है, ठीक है। और जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं ये भी स्केलेटल मसल्स है, ये हमारे रिब्स के साथ अटैच्ड होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इंटरकॉस्टल लफ्ज़ जहाँ भी आएगा तो इसको आप लोग किस चीज़ के साथ, रिब्स के साथ एसोसिएट करेंगे। ये दोनों स्केलेटल मसल्स स्केलेटल मसल्स होते हैं। लिखा है कि द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अकर इन 2 फेजेस। 2 स्टेप्स में अकर होता है। एक को हम क्या नाम देते हैं, इनहेलेशन, और दूसरे को हम नाम देते हैं एक्सहेलेशन। हम ऐसे करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंपेयर करते हैं, देखते हैं ये दोनों कैसे अकर होते हैं। इनहेलेशन को समझेंगे तो एक्सहेलेशन 1 मिनट में समझ आ जाएगी। इसको समझे फिर मैं बाद में डायग्राम दिखाता हूँ। सो सबसे पहला इनहेलेशन पढ़ते हैं। मैंने इनहेलेशन के हवाले से लिखा है कि इसको हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, टेकिंग इन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एयर एनवायरनमेंट से टेक इन कर रहे होते हैं उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को बताऊं कि असल में हम टेक इन नहीं करते एयर खुद बहुत अंदर चला जाता है। हम उसको इनहेल नहीं करते, हम उसको अपनी तरफ ड्रैग नहीं करते। वो आप लोग अभी नोट करेंगे कि एयर जो है वो इनसाइड लंग्स खुद बहुत जाता है, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन। ये इनहेलेशन हो गया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन। इनहेलेशन का दूसरा नाम क्या है? इंस्पायरेशन हम इसको बोलते हैं। मैंने आगे लिखा है कि फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब हम सांस ले रहे होते हैं, इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, तो हमारी चेस्ट कैविटी में या जिसको थोरेसिक कैविटी आप लोग बोलते हैं उसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे, इसको ज़रा गौर से आप लोग देख लें। पहला चेंज, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिब केज मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स अभी मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाऊंगा। ये कौन से मसल्स होते हैं?
अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये उन मसल्स को बोलते हैं जो किस चीज़ के साथ, जो रिब्स के साथ अटैच्ड होते हैं, जो रिब्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करके रखते हैं, उसको हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रख के और सांस आप लोग ले, इनहेलेशन कर ले, तो ये देख ले कि चेस्ट कैविटी हमारा क्या कर रहा है, ये अपवर्ड और फॉरवर्ड जा रहा है, चेस्ट ऊपर चला जाता है और फॉरवर्ड की तरफ आ जाता है। तो ये किसकी वजह से, ये इस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की आउटसाइड की तरफ गया है। नेक्स्ट डिस्कस किया है डायफ्राम आल्सो कंट्रैक्ट बिकम लेस डोम शेप्ड एंड मूव डाउनवर्ड। डायफ्राम जो होता है ना, ये आप लोग याद रखेंगे, ये इंडिविजुअल की बॉडी है, सपोज करते हैं ये उसका एब्डोमेन है और ये उसके चेस्ट कैविटी है, तो उसके बीच में यहाँ पर एक फ्लैट मसल होता है, ऐसा फ्लैट मसल है, स्केलेटल मसल है। तो लिखा है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे चला जाता है, मूव डाउनवर्ड। जब ये नीचे चला जाता है तो ये फ्लैट हो जाता है, पहले ऐसे कर्व के फॉर्म में होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डोम शेप। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो आप देख ले ऐसे बन जाएगा, लेस डोम शेप्ड हो जाएगा। ठीक है, सो चेस्ट कैविटी ने क्या किया है, मूव अपवर्ड और फॉरवर्ड कर गया है, जबकि जो हमारा डायफ्राम है वो डाउनवर्ड चला गया है। अब ये जो मूवमेंट अकर हुआ है, दीज मूवमेंट्स इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। आप लोग देखें ना, डायफ्राम पहले ऐसे था, तो अब वो नीचे होके आप समझे कि ऐसे बन गया, लेस डोम शेप्ड जो है, लेस डोम शेप्ड बन गया। रिब केज या चेस्ट कैविटी हमारा पहले जो था वो ऐसे था, तो इसने अपवर्ड मूवमेंट करके ऐसे हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस है या चेस्ट कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। अब मुझे आप लोग बॉयल्स लॉ के मुताबिक बता दी शाबाश कि वॉल्यूम और प्रेशर का कौन सा रिलेशनशिप होता है। तो आप लोग पढ़ते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो जब हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मुझे बताओ वहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा। तो मैंने लिखा है कि एयर प्रेशर इनसाइड लंग्स डिक्रीजेस। ये क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जब बढ़ जाए तो प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज हो गया। तो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर जो है वो क्या हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब मुझे आप लोग बताओ शाबाश कि चेस्ट कैविटी के अंदर हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है और एयर प्रेशर आप लोग बोल रहे हैं वो कम हो गया है। तो बाहर इन्वायरमेंट में, ये जो बाहर हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि एयर का प्रेशर क्या होगा। एयर का प्रेशर आप लोग याद रखेंगे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा। अब चूंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एयर का प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम है, तो क्या होगा, एयर रश इन टूवर्ड्स लंग्स। बाहर वाला जो एयर है वो क्या हो जाता है, वो खुद ब खुद अंदर जाना शुरू हो जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप लोग देख ले, जब रोड पे आप यहाँ पर खड़े होते हैं और आपके करीब से इधर से स्पीड से गाड़ी गुजरती है, तो गाड़ी ने क्या करना है, यहाँ पर जितना भी एयर होता है वो अपने साथ लेके जाना है, इधर वो पुश कर देता है। तो ये साइड पे यहाँ पर जो एयर होता है इस जगह को ऑक्युपाई करने के लिए स्पीड से आता है। सो आप देख ले कि हमारे हेयर और ड्रेस उसके साथ मूवमेंट कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि एयर ने खाली जगह कोई नहीं छोड़नी, वहाँ पर उन्होंने आगे मूवमेंट करना है। तो लंग्स के अंदर जब आपने चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो एयर खुद ब खुद अंदर चला जाएगा। ठीक है, रट्टा आप लोगों ने लगाना है। लास्ट पॉइंट ज़रा देख ले, मैंने लिखा है कि इट इज़ एक्टिव प्रोसेस। इनहेलेशन को असल में एक्टिव प्रोसेस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आप लोग देख ले, डायफ्राम इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये भी डाउनवर्ड चला गया है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो ये भी इसमें अपवर्ड चले गए हैं। तो चूँकि इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यू नीड टू रिमेंबर, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। समहाउ आप बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है। ऑल्दो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एनर्जी कैसे यूज़ हो रही है, क्योंकि मसल्स का इसमें क्या हो रहा होता है, मूवमेंट हो रहा होता है, इसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट अब जाते हैं, गैसेस एक्सचेंज अगर हो जाएगा तो एक्सेलेशन पढ़ते हैं कि एक्सेलेशन में क्या होता है। एक्सेलेशन अगर इन केस आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहे तो ये जो जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने डिस्कस किए हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स में कहूँगा कि रिवर्स कर दे, इसको अपोजिट कर दे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैंने लिखा है कि इट इज़ एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। यहाँ पर एयर हम क्या कर रहे होते हैं, लंग्स से रिमूव कर रहे होते हैं।
फोर्स आउट करते हैं, ज़बरदस्ती उसको निकाल देते हैं लंग्स के अंदर से। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन। एक्सहेलेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन भी हम इसको बोलते हैं। और मैंने लिखा है कि फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वहाँ पर भी चेस्ट कैविटी में कुछ चेंजेस आ रहे थे और यहाँ पर भी चेस्ट कैविटी के अंदर कुछ चेंजेस जो है वो अकर हो रहे होते हैं। तो कौन कौन से चेंजेस अकर होते हैं उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। सारे चेंजेस रिवर्स कर दे। जी देखिए, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। इसको चेंज कर दे। ये मैंने इधर से कॉपी किया है, तो ये क्या होगा? ये डाउनवर्ड हो जाएगा और इसी के साथ साथ बैकवर्ड हो जाएगा। डाउनवर्ड और बैकवर्ड जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है ये भी रिब्स के साथ अटैच्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो रिब केज को डाउनवर्ड ले जाते हैं। एयर आप लोग एक्सहेल कर ले तो देख ले चेस्ट हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा। पहला पॉइंट ये है। डायफ्राम गेट रिलैक्स, बिकम मोर डोम शेप्ड एंड मूव अपवर्ड। यहाँ पर आप लोग देख ले डायफ्राम कंट्रैक्ट हुआ था, लेस डोम शेप्ड हुआ था और डाउनवर्ड गया था। यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा और आप लोग बोलेंगे डोम शेप्ड हो जाएगा। ऐसे था तो अब ऐसे हो जाएगा, ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट कर जाएगा। अपवर्ड आप लोग याद रखेंगे कि डायफ्राम का क्या हो रहा होता है? मूवमेंट हो रहा होता है। अब आप लोग देखें ना, नोट कर ले कि चूंकि हमारा रिब केज डाउनवर्ड गया है और डायफ्राम अपवर्ड गया है तो क्या होगा? दीज मूवमेंट डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। आप लोग देख ले डायफ्राम ऊपर ले आए और ये ऐसे कर ले, चेस्ट नीचे कर ले, तो ये जो हमारा चेस्ट कैविटी का साइज़ है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोबारा वही बात बता रहा हूँ, वॉल्यूम अगर इनकेस कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो लिखा है कि एयर प्रेशर इनसाइड लंग्स इंक्रीजेस। हमारे लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? वो इंक्रीज हो जाता है। और जब इंक्रीज हो जाएगा सो एयर इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ लंग्स। जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है एयर का, मैंने बोला कि वो वहाँ से आगे बढ़ता ही जाता है। सो एयर को हम फोर्स आउट कर देते हैं, वो बाहर की तरफ चला जाता है। लिखा है कि इट इज़ पैसिव प्रोसेस। असल में इसको पैसिव प्रोसेस इस वजह से कहा जाता है ना, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने बोला कि इसमें चीज़ें मिसिंग है। आप लोग ऐसा कर ले, सपोज करते हैं फॉर अ वाइल कि अपना जो कान है, ये कान अपना होल्ड कर ले, ये वाला, ठीक है, आपने होल्ड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा घुमाए, ये आपने अपना कान क्या कर दिया? घुमा दिया। तो ये देख ले आपने अपने कान का शेप चेंज कर दिया एनर्जी अप्लाई करके, तो ये एक्टिव प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब ऐसे कर ले कि कान को, अपने एक्सटर्नल ईयर को आप लोगों ने वापस अपने शेप में ले आना है, तो सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ दे। आपने अपने कान को छोड़ दिया तो देख लो वापस ओरिजिनल शेप में आया या नहीं। ये क्यों आया पता है? ये इस वजह से आया है क्योंकि जितने भी इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी ये खासियत है कि उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दे तो वो शेप चेंज कर देगा लेकिन वापस उसमें आ जाएगा। तो लंग्स को यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है, उसके शेप को एक्सपेंड कर दिया है, और इधर जैसे ही हमने वो छोड़ दिया तो वापस वो कॉन्ट्रैक्ट होके अंदर की तरफ चले गई। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। इस टॉपिक की मेरे ख्याल में आप लोगों को खैर कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगी होगी, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग सही है। इसमें इन लोगों ने जिक्र नहीं किया कि आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन का क्या जो है वो होता है, तो वो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि डिस्कस करने वाली बात है। कोई ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करता हूँ लेकिन यहाँ पर आप लोग नहीं समझ सकते उसको। सो ये है यहाँ तक इसके हवाले से बातें। इसको डायग्राम में आप लोग देख ले, शाबाश। डायग्राम में अगर आप लोग नोट करेंगे ना तो ये इनहेलेशन है। ये आप लोग देख ले डायफ्राम, ये आप लोगों को डायफ्राम नज़र आ रहा है। ठीक है, सो जो इनहेलेशन का प्रोसेस है उसमें देख ले चेस्ट कैविटी अपवर्ड जा रहा है और फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फॉरवर्ड, और एयर इन होके आ रहा है। और आप लोग डायफ्राम को अगर देखेंगे तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि डायफ्राम कैसे हो रहा है? लेस डोम शेप्ड हो रहा है। बिल्कुल ये वाला डायग्राम आप लोग एग्जैक्ट कॉपी कर ले, ऐसे डायग्राम बना लिए तो आप लोग बना सकते हैं, और उसके साथ ऐसे एरोज लगा ले तो आसान सा डायग्राम होगा ये। एक्सेलेशन में आप लोग देख ले जो डायफ्राम है वो क्या कर रहा है? वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो एयर को आप समझे पुश किया जा रहा है बाहर। और ये देख ले कि हमारा जो रिब केज है, जो चेस्ट कैविटी है, वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड वापस आ रहा होता है। ये तो किस में ज़्यादा रोल डिस्कस किया है? ये डायफ्राम का रोल है इसमें। अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे
तो इस डायग्राम में रिब केज भी शो किया है। ये पार्ट आप लोग डायफ्राम देख रहे हैं, ये देख ले, यहाँ पर डायफ्राम मोर डोम शेप्ड हो गया है और यहाँ पर डायफ्राम लेस डोम शेप्ड है। और ये जो मसल्स है, ये रिब्स है, ये रिब्स के बीच में जो मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये कौन से हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। ये इस डायग्राम में भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी क्या है, ये भी इंटरकॉस्टल मसल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। जो मैंने बताया है कि रिब्स के बीच में होते हैं उसको इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। ये डायग्राम कौन सा है? ये एक्सेलेशन है, क्योंकि इसमें अगर आप लोग डायफ्राम के स्ट्रक्चर को देख लेना वो मोर डोम शेप्ड हुआ है, इसका मतलब एयर को पुश किया जा रहा है। और ये अगर आप लोग देख ले लेस डोम शेप्ड है तो ये इनहेलेशन है, इसका मतलब डायफ्राम इसमें नीचे की तरफ जो है वो आया है। तो कहीं अगर इनहेलेशन और एक्सेलेशन का डायग्राम दे तो आप लोग आसानी से पता है कहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं, डायफ्राम के पोजीशन को देख ले। अगर मोर डोम शेप्ड है तो इसका मतलब एक्सेलेशन हुआ है, और अगर लेस डोम शेप्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ है? ये इनहेलेशन हुआ है। तो ये इसके नोट्स है, ये पॉइंट है। और बाकी अगर इनकी समझ नहीं आई है, ऑनलाइन क्लासेस का मैं बैच 2 शुरू कर रहा हूँ, तो अगर इनकेस आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट है तो मुझे बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है तो कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें, फैमिली मेम्बर से सब्सक्राइब कर दें, क्वेश्चंस वगैरह पूछ लें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख लें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।